हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमें। तो हमारा प्रीलिम्स 2025, आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कर रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि केवल अभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अब टाइम बहुत कम है। क्या ये जो 60 डेज 70 डेज जो हमारे पास हैं, क्या इसमें यूपीएससी निकालना इजी है? इसमें निकल सकता है यूपीएससी? ये बड़ा क्वेश्चन है। और ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया में पड़ी भी हैं, बहुत सारे लोग बताते भी हैं। तो मेरा मानना है इसमें निकालना इजी नहीं है, लेकिन जिसने स्टडी कर रखी है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, ये नहीं है कि अभी स्टार्ट करने की सोची और अभी कहीं ज्वाइन किया या कुछ ऐसा सोचा और सोचने के बाद क्या ये फॉर्म भर दिया था, अभी एकदम से लगता है कि नहीं दे देना चाहिए एग्ज़ाम और मेरा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है इसकी कि नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं आती हैं अगर हम किसी बारे में जानते नहीं हैं। जिसको लोग 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो तो फिर ये क्यों, वो तो टाइम वेस्ट कर रहा था अगर 60-70 डेज में यूपीएस से निकलने लगे। प्रॉब्लम है ना बॉस। तो इसमें ये है कि अगर वो स्टडी कर रहा है पहले से, तो उसके लिए इजी है। अगर वो काफ़ी टाइम से कर रहा है और उसको समझ आ रही हैं चीज़ें, एक्चुअल में उस चीज़ को एनालाइज किया हुआ है, पीवाईक्यू को एनालाइज किया हुआ है और उसके ट्रेंड को समझा है यूपीएससी के, तब उसके लिए इजी होता है। ये भी नहीं कि एक बार स्टडी की, रीडिंग किया, ये जब से फॉर्म भरा तभी से स्टडी करके प्रीलिम्स निकालने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो बात अलग है, गॉड गिफ्टेड कुछ मिल गया हो उसको तो बात अलग है। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप स्टडी प्रिपरेशन कर रखी है तो ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको वैसे ये टाइम जो है ना डिसअपेयर वाला है। इस टाइम पर बाहर दिखो नहीं, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। जब भी मौका मिले उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। जब भी मौका मिलता है एनालाइज करो, पीवाईक्यू देखो। और सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू सपोर्ट करता है आपका। यहाँ पर सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? पीवाईक्यू। और फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज। लेकिन ये तभी सभी अच्छे होंगे जब आपका रिवीजन ठीक चल रहा होगा, तभी आप इसको ठीक कर पाएंगे। और आपने अगर इसके पहले रिवीजन कर रखा है, वैसे मेरा मानना है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो 1 ईयर में आसपास एग्जाम से पहले तक 20 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना, पढ़ने के बाद। अगर नहीं हुआ है तो अब एग्जाम में 60-70 डेज बचे हुए हैं। यानी अभी मार्च है, सॉरी मार्च चल ही रहा है, अप्रैल और मई, मार्च भी जाने वाला है। तो सब मिलाकर अगर टोटल देखें 60-70 डेज है। अगर तो इसमें हम अगर इसमें देख लेते हैं तो यहां पर अभी भी आपके 3 to 4 टाइम्स इतना आप अगर रिवीजन करना चाहें तो उसको कर सकते। लेकिन इसमें उस चीज का रिवीजन ज्यादा करो। आपके पास यह है कि सर मैं इतना टाइम कैसे दे पाऊंगा, जरा रिवीजन कैसे कर पाऊं, तो आप इसमें पीवाईक्यू के साथ जो भी आपने एनालाइज किया हुआ है ना, एनालाइज करने के बाद जब पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं तो उसके साथ आपको मिला होगा कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, ये किस सब्जेक्ट से ज्यादा आए हैं क्वेश्चंस, उस सब्जेक्ट को। ठीक है, इन दोनों को देखो आप, इससे वो टॉपिक्स, वो चीजों को निकालो और उनका रिवीजन ज्यादा करना है। उनका रिवीजन आप ज्यादा करिए, क्योंकि एक चीज तो मालूम चल जाएगा जब 10 ईयर या 20 ईयर्स या 5 ईयर का भी आप अगर ट्रेंड देखते हैं और एनालाइज करते हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी कहां से पूछता है। तो अगर वो हमें चीजें पता चलती हैं तो उन चीजों का रिवीजन करना आपको कम मिनिमम तो 3 to 4 टाइम्स तो करना चाहिए। बाकी का भी करना है हमको, लेकिन अगर नहीं भी टाइम मिल पा रहा है या आपको लग रहा है कि मैं उतनी स्पीड नहीं बना पा रहा, तब भी आपको इन टॉपिक का रिवीजन यहां पर होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ये तो होगी बात कि हम रिवीजन करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि करंट अफेयर्स की दौड़ भी लगी पड़ी हुई है, टेस्ट सीरीज भी देना है, सारी चीजों की दौड़ लगी पड़ी हुई है। अब करंट अफेयर्स आप जब कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कर रहे हैं, तो वहां पर अब करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो आपको लगता है कि यार कैसे कवर ही नहीं हो रहा सर, 1 साल का करंट अफेयर्स मैंने पढ़ नहीं पाया, अब कैसे करूं कि करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाए। इसके चक्कर में आप बड़े बड़े बहुत सारी मैगजीन से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा रख लेते हैं, उसमें अलग देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इतनी सारी बुक्स मैं कैसे पढूं। इसके लिए बेस्ट तरीका है, आप इसे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को ब्रेक करो, सब्जेक्ट वाइज, और इसमें से एक ही करंट बार बार आया होगा। जैसे कि सपोज करो एक करंट कोई पहले आया है, उसी टॉपिक को फिर से रिवाइज किया गया, फिर से रिवाइज किया गया, तो अभी जो लेटेस्ट हो उसमें, यानी आपको जो पढ़ना है, ये ध्यान रखना, उल्टा जाना है। आप ये नहीं कि आप लास्ट ईयर के मई से स्टार्ट करो, नहीं, अभी जहां से आपने फरवरी से उल्टा चलो मई की तरफ। तो जो भी अभी अपडेट हुए होंगे, पहले वाले भी अपडेट हुए, वो अभी मिल जाएंगे, क्योंकि पहले से पढ़ोगे अभी फिर से अपडेट हुआ है, तो वो फिर चीजें पता लगे, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप पूरा कर ही नहीं पाओ। तो यहां से उल्टा वापस चलना है, यानी फैब से वापस लास्ट ईयर तक ही स्टार्ट करो इसमें। अगर नहीं भी हो पाया तो मैक्सिमम टॉपिक्स यहां से कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो रिवाइज हो चुके हो। और करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन है, उसका स्टैटिक पोर्शन टॉपिक से कवर करो। उन टॉपिक्स को भी स्टैटिक में जरूर पढ़ो जो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिए गए हों, जो आपको लग रहा है कि स्टैटिक का ये एक स्टैटिक से जुड़ा हुआ पार्ट है। सपोज करो कोई मोनूमेंट्स है, तो मोनूमेंट्स अगर है या कोई हेरिटेज है, उसकी हिस्ट्री को बारे में पढ़ लो, क्योंकि कई बार जो यूपीएससी पूछती है उस चीज में हमेशा उस चीज को ध्यान देती है कि करंट में रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत कम आता है। उसने ये लिख देता है रिसेंटली यू हैव सीन इन न्यूज़पेपर, ये न्यूज, या हो सकता है उसको पूछे ही नहीं, डायरेक्टली वहां से किसी किंग के बारे में, किसी कोई ऐसा एक्ट था पहले कभी जो अभी अपडेट अमेंडमेंट हुआ हो या कुछ उस पर डिस्कस हुआ हो, वो चीज आई हो, उससे रिलेटेड उसने क्या किया, पहले का क्वेश्चन पूछ लिया, या उसके हिस्ट्री के बारे में। आपने कहा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यहाँ से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, लेकिन वो हिडन था वो करंट में, लेकिन स्टैटिक से पूछ लिया। तो ऐसे करके उसके करंट का ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। और जो डायरेक्ट करंट से आता है, जिसमें कोई हेर फेर नहीं होता, स्टैटिक नहीं होती है, उस चीज को अगर हम देखें, वो है आपका साइंस एंड टेक। रेयर है जो आपका स्टैटिक से पूछे, अदरवाइज इसमें ज्यादा नहीं। इन्वायरमेंट, इनका बेसिक एक बार जरूर पढ़ लेना, साइंस का बेसिक। इन्वायरमेंट में आपको जैसे कि एक्ट्स या कोई कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ये चीजें पढ़ लेनी है। अब बाकी इन्वायरमेंट का करंट पढ़ना है, कोई स्पेसीज, कोई चीज, कन्वेंशन, जैसे अभी COP29 हुआ, इस तरीके की चीजें इसमें पढ़ लेना है। क्या उसका SDG था, इस बार का खास और हो सकता है एक चीज करंट में, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, ये हर 2 साल में आती है और इस बार भी आई हुई है 2025 में। तो 2021 में आई थी, 2023 में, अब 2025 में, हर 2 साल में एक बार आती है, तो इसको जरूर पढ़ लें आप। बजट से रिलेटेड अगर कोई हेरिटेज या मोनूमेंट्स या कोई ऐसी जो साइट्स थी पुरानी, हड़प्पन साइट्स कोई भी ऐसी रही हो जहां से रिलेटेड क्वेश्चन, वो इस बार टैक्सेस को लेकर भी बात आई है, तो टैक्सेस से रिलेटेड बात का, शेयर मार्केट गिरा हुआ है तो हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज से भी पूछा जा सकता है, BSE से। तो इन चीजों को भी, क्वेश्चन को अपने माइंड में खुद भी सोचना है कि यहां से क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा। और हमारे इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमारे कई 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 सारे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो साइंस एंड टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा, अभी हो सकता है कि इस बार हमारा थोड़ा सा कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं USA ने कई सारे स्टेप लिए, या क्वाड से रिलेटेड जो अभी सबमिट्स हुई हो, उन सबमिट्स को जरूर पढ़ लो। कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है, उस रिपोर्ट्स को जरूर पढ़िए कि वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट निकालता है, IMF किस रिपोर्ट को निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ो, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ो, पावर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ो। और उसका अब ये जरूर एक चीज रखो कि किसमें क्या कॉमन होता है, हर एक इंडेक्स में क्या क्या चीज कॉमन, उन चीजों को ध्यान में रखिए।
और जब भी आप पढ़िए ज़रूर देखिए कि मेरे दोस्त थोड़ा सा टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़िए उसके डायमेंशंस को आप खुद सोचने का, एनालाइज करने का, इवैल्यूएट करने की कोशिश करो कि क्यों हुआ है। अगर कभी एग्ज़ाम में भी आ जाए या आप कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या हमारे यहाँ दे रहे हैं, उस चीज़ को ज़रूर कोशिश करना है कि यार अगर जब एग्ज़ाम में बैठें, ये क्यों आया हो? अगर आपको उस चीज़ को नहीं पढ़ा है और आपसे वो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट ही पता है, तो उसके आप जान सकते। सपोज़ करो कि अगर मैं कह दूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक ले लें या किसी चीज़ के बारे में ऐसा देख लें, तो आप कैसे इस चीज़ को एनालाइज़ कर पाओगे? कैसे इन चीज़ों को देख पाएँगे? मैंने अगर कोई क्वेश्चन सपोज़ करो टाइट से पूछ लिया या कोई क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं टाइडल बोर कह दिया। अब टाइडल बोर की बात हो रही है, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे टाइडल बोर क्या है ना? एकमन लेयर्स क्या है? कई बार एकमन लेयर्स आती हैं लिखकर, कई बार ये ओशन लेयर्स भी आ जाता है, तो कई बार समझने की बात है। एकमन लेयर्स जो हमारे हैं वो ओशन की लेयर्स होती हैं, जो हमारे विंड फोर्स के थ्रू उसमें एक स्क्वायर में वो बनाती है, उसको स्क्वायर फॉर्म में वाटर को बनाती है और उसको पुश करती है, तो उसको हम एकमन लेयर बोलते हैं। फिर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे एक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर जब वो नीचे से अपवेलिंग्स होती हैं उसी के वाटर का, तो उसे हम वहाँ पर एकमन स्पायरल बोलते हैं। इन चीज़ों कई बार कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं उस चीज़, तो उसको 1 से 2 बार पढ़िए, समझिए। कुछ में ट्रिक यूज़ होती भी है कि भाई ओनली लिखा है तो मैक्सिमम ना होता है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। जिस स्टेटमेंट में सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, उसमें लिखा है कि ये वाला ओनली नहीं है कि ए में ओनली 1 ओनली 2, ये वाला नहीं, स्टेटमेंट में ओनली है ऑलवेज उस चीज़ को, तो वो मैक्सिमम रॉन्ग होता है। लेकिन इस चीज़ को माइंड में सेट करके नहीं रखना है कि रॉन्ग ही होगा, यूपीएससी का पैटर्न है, कभी भी चेंज कर सकता है। तो उसको समझना है, पहले पढ़ना है, क्या ये सही होगा कि नहीं। ये सारे ऑल ऑफ द एबव हम कई बार जब पीवाईक्यू लगाते हैं तो हमें लगता है ऑल ऑफ द एबव सब सही होते हैं, मैक्सिमम सही होते हैं, तो हम इसी में लगाते चले जाएं, सही हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होता तो लोग तैयारी ही क्यों करें, जाएंगे तुक्का लगा के चले आएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मिथ से दूर रहिएगा। तो इन चीज़ों को आप समझना है, ओशन करेंट्स है, तो आपको इसमें इसके बारे में साइंटिफिक रीजन देखिए कि क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या इसके पीछे फोर्स, क्या इसके पीछे टेक्निक, क्या इसके पीछे साइंस कौन सी यूज हो रही है। तो अगर यहां पर है तो आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। इससे ये भी पता चलेगा कि हमारे जो वेव्स है, कभी इससे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये नीचे सर्कुलर मोशन क्यों होता है इसका, ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे तो वेव्स ऐसे दिखती हैं फिर नीचे क्यों ऐसा है। इसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, क्योंकि ये पुल करता है ना, पुश एंड पुल करता है। और विंड फोर्स लगता है जो धकेलता है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे खींचा और छोड़ा, पुल किया, पुश किया, और विंड फोर्स लगा तो ये नीचे हमारे एक सर्कुलर मोशन तैयार कर देता है। तो कई बार हमें खुद से सोचना पड़ता है जो बुक में नहीं होता है। तो जब भी पढ़ें, रिवीजन करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रखें अपने माइंड में, या बाद में जब देखें इस चीज को, या आप जब एग्जाम में बैठे उस टाइम पर भी इतने टेस्ट देने से क्या होता है कि जो हमारा एक फोबिया होता है, जो एक डर है, एक एंजाइटी जो स्टार्ट होती है, वो थोड़ा सा आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो वहां पर कामली थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लगे, बस आराम से कि होगा, ठीक से होगा। भले ही मैं 100 की जगह 100 की जगह मैं 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 100 क्वेश्चन कोई नहीं अटेम्प्ट करता लेकिन कर देते हैं बहुत लोग। तो मैं जितने करूंगा मैक्सिमम एक्यूरेसी मेरी सही की होनी चाहिए, टाइम लगेगा लेकिन मैं ठीक से करूंगा। वो कोशिश करोगे ना, अभी प्रैक्टिस में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसलिए की जाती है। तो उन चीज़ों से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इन चीज़ों कोशिश ये करना है कि अभी जब पढ़ते हैं आप, तो एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर कर लो। कम से कम जियोग्राफी के लिए आप
क्योंकि देखो आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, हो सकता है जीसी लियोंग हो या नोट्स हो या कोई भी ऐसी चीज, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा है अच्छा, क्योंकि आप जीसी लियोंग में माइल्स में दिया हुआ है, वही आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो किलोमीटर में दिया हुआ है, वही डेटा सेम। तो कई बार ये कंफ्यूजन है, तो आपको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की 11th क्लास की कम से कम जियोग्राफी और पॉलिटी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए हमें एग्जाम देने से। बल्कि इकोनॉमी मैक्सिमम करंट से आती है तो इकोनॉमी आप यहां से कवर कर सकते हैं, बट एक बार यहां से इन दो चीजों को जरूर पढ़िए। ये काफी हेल्प करेगी आपके रिवीजन में और मार्क्स लाने में, प्रीलिम्स को समझने में हेल्प करेगा। इस चीज को भी देखना है, ध्यान से समझ। इन चीजों को जब आप एक सही और स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए कि जिसमें से आप उस चीज को ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए कि रोज रिवीजन में आ रहा हो। और जब भी, अब देखो टाइम कम है, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो एक ये भी एक प्रोसेस है इसका कि आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपने आज से 1 to 10 पेज पढ़े किसी एक सब्जेक्ट का, नेक्स्ट 11th पेज से स्टार्ट होगा आपका। दूसरे दिन जब भी पढ़े 1 to 10 जो पेजेस हैं उसको एक बार जो हाईलाइट किया है आपने, उसको एक बार आंखों से अपने रीड करिए, सिर्फ पलटना है, हाईलाइट्स को देखना है, नजर डालनी है, और फिर 11th पेज से स्टार्ट करें। सब दूसरे दिन आपका क्या हो गया, 20 पेजेस आपने कर डाले। 20 पेजेस या 25-30 पेजेस किए तो 30 पेजेस को आप फिर से फर्स्ट से लेकर 30 तक अपने आंखों से फिर से रीड करना है। तो जब तक आपका कंप्लीट होगा तब तक आपकी आंखें कम से कम उसे कई बार रिवाइज कर चुकी होंगी पहले की चीज, तो वो भी कई बार हेल्प करेगा आपके माइंड में बने रहने के लिए। कोशिश ये करना है कि सारे सब्जेक्ट हमारे, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आप नहीं 24 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट को टच में डेली रखते हैं तो और बेटर है, नहीं रखते तो जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो रहा हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि मुझे याद रखने में हेल्प होगी या मेरे एग्जाम में हेल्प हो पाएगी, उस चीज़ को आप स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। आप सभी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, एवरीबडी इज डिफरेंट, तो जो आपके लिए है उस चीज़ को ध्यान दें। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे प्रीलिम्स में लेकर। कोशिश ये भी करना है कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी काम करती है यहाँ पर कि 4 करेंगे तो 2 ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ह्यूमन नेचर है ना आपका, हमारा, तो हमने ए में पहले क्वेश्चन में ए लगाया, दूसरे क्वेश्चन में ए लगाया, तीसरे क्वेश्चन में ए लगाया, चौथे क्वेश्चन में ए लगाया, तब जाके प्रोबेबिलिटी कभी बनती है कि 2 हो सके। लेकिन ह्यूमन नेचर है, इसमें ए सही लग रहा तो ए लगा दिया, इसमें सी सही लग रहा सी लगा दिया, लेकिन पता नहीं था हमें, हमने एनालाइज भी नहीं किया, हमने एलिमिनेट भी नहीं किया। एनालिसिस और एलिमिनेशन ये 2 आपके स्ट्रैटेजी में होना चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला स्ट्रैटेजी मत लाओ ज्यादा। आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो कि नहीं यार, आपका इंट्यूशन जो है वो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है, अंदर से आ रही इंट्यूशन कि ये हो सकता है सही इसका, तो ठीक है, क्योंकि वो काफी हद तक जब आपने एनालाइज किया होगा, एलिमिनेट करने की कोशिश की होगी, समझा होगा आंसर देने की, तब जाके उसका आंसर दे पाओगे। थोड़ा उसमें टाइम लो, स्पीड से कुछ, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, और यूपीएससी एग्जाम में बैठकर कभी भी ये मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा उसमें किसी से पूछें, वहाँ पर कोई नहीं बताने वाला। जो खास करके जो प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करके आया है, वो उसके बाद टाइम नहीं होगा कि आपको बताया, जो आपको बताएगा वो पढ़ के नहीं आया, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को इतना लेवल पे लेके आइए कि आप उसको एग्जाम को सही टाइम पर कर पाएँ। और इसके साथ अब प्रॉब्लम यह है कि ये जीएस भी हो पा रहा है लेकिन सीसेट नहीं हो पा रहा ठीक से, तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि आप जब भी सीसेट करें तो इस चीज में ध्यान रखिए कि मैं जो चीज आपको पहले से आती है ना, टफ सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं और उसको टाइम देकर करते हैं। तो रीजनिंग आपको अगर इजी लग रही है तो सबसे पहले रीजनिंग करो, ऐसा नहीं कि मैथ ही करनी चाहिए। आपको आपके जो पैसेज हैं, अनसीन पैसेज, अगर वो जो कॉम्प्रिहेंशन है, अगर वो आपको ठीक लग रहा है, आपको इजी है करने में, तो उसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें ना 26 to 27 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए कट पिट के, है ना। तो इसके ये 30 to 33 to 35 या कभी कभी 36 के क्वेश्चन के आसपास ये आते हैं, बाकी के इनमें मिक्स होता है। 80 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, तो बहुत वो है।
तो इसमें से आप देखिए कौन सा ईजी है, तो उसको ईजिली करके पहले उसको खत्म कर दो, क्योंकि उसमें टाइम बाद में अगर क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है ना तो आते हुए क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, सॉल्व नहीं हो पाते। तो अब मैथ में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजिली, एक बार पढ़िए, रीड करिए, अगर हो सकता है तो तुरंत इमीडिएट कर लीजिए। रीजनिंग हो रही कर लो, कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है जिनमें वो कर लो, जिसे लग रहा टफ है उसको लास्ट में टाइम देकर फिर आराम से करो, तो उन चीजों को बढ़ाओ। अब कॉम्प्रिहेंशन, अब ये होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन में कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्रिहेंशन सर होता नहीं है हमसे, या कई बार हम इसे ऐसा समझ लेते हैं कि छोटे एग्जाम में जैसे आता है, या फिर 12th करके आए हैं, या वैसे एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम्स में ऐसा लगता है कि वहीं पर आंसर दिया, नहीं है। इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है ना यूपीएससी का, ये बड़ा ही, इसमें रीजनिंग घुसी होती है ये, क्योंकि करंट न्यूज से भी उठा के दे देता है, कि अभी कोई पॉलिसी से उठा के दे सकता है, करंट न्यूज से उठा के दे सकता है सिचुएशन, उस सिचुएशन को समझना है कि अभी इमीडिएट क्या हुआ होगा अभी हाल ही में, यानी सिचुएशन बेस्ड है वो, सिचुएशन है, करंट है, ये दो चीजों पर, तीन चीजों पर रीजनिंग है, कि अगर प्रोटेस्ट पे कोई ऐसी चीज देता है तो अभी देखो कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ उस चीज पर, ये किसान क्या उस सिचुएशन को झेल रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन विद रीजनिंग है, ये सिचुएशन बेस्ड है, करंट बेस्ड है ये, तो उन चीजों को भी माइंड में रख के फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिए, इन चीजों को देखिए, समझिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पूछिएगा जरूर, हमारे यहाँ पर किसी व्हाट्सएप या उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया होगा, तो आप पूछ सकते हैं कभी भी इन चीज़ों को लेकर। मैं इसमें ज़रूर आपके लिए उससे, अगर कोई टॉपिक भी आप लोग जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स, अगर कोई टॉपिक ऐसा है, स्टैटिक में खास करके, करंट अफेयर्स छोड़ भी दो क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप पढ़ रहे होंगे, अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको किसी सब्जेक्ट में लगता है कि मेरा टॉपिक ठीक नहीं है, अगर ये टॉपिक्स इतने, या मान लो कि 2, 4, 10, 20 टॉपिक अगर ये हमारे हो जाएं, तो हम शायद यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप उस टॉपिक्स को भेजिए, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन, आपकी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से, जिससे आप एग्जाम में उससे आते हुए क्वेश्चन, अगर उससे आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओ। तो उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, उन चीज़ों पर हम देखेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आप जरूर इसमें बताइएगा, सो देन हम आगे का सेशन उसमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मैं ले पाऊँ उसमें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।